गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बिगिंस। मेरा नाम है मोहम्मद तौसीफ खान और आज का हमारा टॉपिक है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, वो देखेंगे। हम उसके फीचर्स देखेंगे और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एडवांटेजेस क्या हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं, इनके नुकसान क्या हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये सब देखने वाले हैं। मगर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं पूरा सिलेबस डालूंगा बीए पॉलिटिकल साइंस का, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी स्टेट इज ए सॉवरेन स्टेट गवर्न एज अ सिंगल एंटिटी। मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहां पर सिर्फ एक ही पावर, एक ही के हाथ में पावर होती है, यानी कि सारी पावर जो है वो सिर्फ सेंट्रल के हाथ में होती है। वो पावर शेयर नहीं करता अपने दूसरे एजेंट्स के साथ या दूसरी स्टेट्स के साथ। सारी पावर जो है वो सारी की सारी सेंट्रल के हाथ में पावर होती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द सुप्रीम ऑथोरिटी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही सुप्रीम होती है। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एक्सरसाइज ओनली पावर्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव डेलीगेटेड टू देम। और जो स्टेट्स हैं वो सिर्फ वो पावर शेयर करेंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें देगी। मतलब उनके पास अपने आप से कोई पावर नहीं होती, या फिर जैसे कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि इक्वल डिवीजन होता है पावर का सेंट्रल और स्टेट के बीच में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सारी की सारी पावर एक सेंट्रल के हाथ में होती है। सेंट्रल ही सुप्रीम ऑथोरिटी है, सुप्रीम पावर उसी के पास होती है। अगर वो चाहे तो वो किसी को पावर शेयर कर सकता है, दे सकता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, यूनिटरी वेज गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट पावर्स। ठीक है, तो ये होगी सेंट्रल ऑथोरिटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये रीजनल ऑथोरिटी देना चाहे किसी को, जिन स्टेट्स को, तो ये उन स्टेट्स को दे सकता है, और ना भी देना चाहे तो नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन अगर उसे अपना काम आसान करवाना है तो वो करेगा डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन तभी पावर्स मिलेंगी उसको जब सेंट्रल देना चाहेगा, अदरवाइज नहीं मिल सकती। यानी कि सुप्रीम ऑथोरिटी जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इन ए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल ऑथोरिटीज एंड पावर्स वेस्टेड इन अ सिंगल सेंटर। यानी कि सारी पावर जो है वो सिर्फ एक सिंगल इंसान के पास होती है, एक सिंगल सेंट्रल के पास होती है। वेयर एज इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑथोरिटीज एंड पावर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। और फेडरल में क्या होता है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल ही अपोजिट है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। उसमें क्या होता है कि डिवीजन होता है सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में इक्वल पावर का। वो भी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का यूएसए। यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, तो उन 50 स्टेट्स के पास इक्वल पावर है। ठीक है, आगे, इवन इन अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर माइट बी अ लॉट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। उसमें भी डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, बट वी कैन नॉट क्लेम इट एज अ फेडरल सिस्टम। लेकिन हम उसको फेडरल सिस्टम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट देना चाहेगी पावर तभी शेयर कर सकती है वो अपनी पावर, और वो भी लिमिटेड पावर देगा वो। ठीक है, अपने आप से ज़्यादा पावर देगा नहीं। लेकिन फेडरल फॉर्म में क्या होता है कि इक्वल पावर होती है, जितनी पावर सेंट्रल के पास है जितनी उतनी ही पावर स्टेट के पास होती है। तो वो जो पावर है वो फेडरल फॉर्म की तरह पावर नहीं होती, वो सिर्फ एक टेम्पररी पावर होती है जो कि सेंट्रल के द्वारा दी जाती है स्टेट्स को यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब देखते हैं डेफिनेशन। सम लीडिंग पॉलिटिकल थिंकर्स डिफाइन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज फॉलोज, जिसमें एवी जिसे कहते हैं हैबिचुअल एक्सरसाइज ऑफ सुप्रीम लेजिस्लेटिव सुप्रीम लेजिस्लेटिव ऑथोरिटी इज बाई वन सेंट्रल पावर। यानी कि जो सुप्रीम ऑथोरिटी जो है, जो एक्सरसाइज की जाती है, यानी कि सुप्रीम पावर जो एक्सरसाइज की जाती है वो सिर्फ एक सेंट्रल पावर के द्वारा की जाती है, सेंट्रल पावर के जरिए की जाती है। गार्नर, वेयर एज द होल पावर ऑफ गवर्नमेंट इज कन्फर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉन ए सिंगल सेंट्रल ऑर्गन। यानी कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी उसे पावर दी हुई हैं वो सब सिर्फ एक ही ऑर्गन के पास होती है, एक सिंगल सेंट्रल ऑर्गन के पास होती है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। एवी डिसे और गार्नर ये इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है ये, आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से।
अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम पहचान कैसे सकते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या होता है कि सारी पावर जो है वो सिर्फ सेंट्रल के पास होती है। ठीक है, सेंट्रल जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है, इससे पहचान सकते हैं हम। नेक्स्ट, सिंगल एंड सिंपल गवर्नमेंट। सिंगल गवर्नमेंट ही तो हुई क्योंकि वहां पर सिर्फ सेंट्रल के ही पास सारी पावर है, वही ही जो है सेंट्रल जो है वो रूल कर रहा है पूरी तरीके से। तो सिंगल एंड सिंपल गवर्नमेंट। डैश यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ, मतलब लॉज में आसानी से चेंज आ सकता है। ठीक है, लॉज को आसानी से चेंज किया जा सकता है। डैश नेक्स्ट, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। पावर्स का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, किसके साथ? स्टेट के साथ। ठीक है, कंपलसरी नहीं है, अगर सेंट्रल देना चाहे तो वो पावर दे सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है, और वो भी वो इक्वल पावर नहीं देगा तो ये फेडरल नहीं होगा। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कैसे? जैसे अगर हमें कोई लेजिस्लेचर में लॉ पास कराना है तो हम कैसे पास कराते हैं उसको? हमें मेजोरिटी में पास कराना होता है, 2/3 मेजोरिटी से पास कराना होता है उसको, किसी लॉ को। तो लेकिन जब सारी ही पावर सेंट्रल के पास है तो वो आसानी से फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए कहा गया क्योंकि वो आसानी से फिर उसमें चेंज कर सकता है। उसे अपनी स्टेट, अपने जो उसकी स्टेट्स हैं उनके वोट की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि या फिर हम कह सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला तो ये सिर्फ स्मॉल कंट्रीज में ही सुटेबल है। ठीक है, लॉन्ग कंट्रीज में नहीं हो सकता। अब वो क्यों नहीं हो सकता? जो लार्ज कंट्रीज होंगी उसमें वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इतनी, अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री है तो उसमें डिवीज़न तो पावर का करना पड़ेगा। फिर कैसे? जब कंट्री बहुत बड़ी होगी तो वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है, और वर्क भी ज़्यादा होगा, तो सिर्फ सेंट्रल ही अकेले उसको नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ स्मॉल कंट्रीज में ही सुटेबल है। डैश, देयर इज़ नो कन्फ्लिक्ट ऑफ ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ठीक है, कि मैं लूँगा रेस्पॉन्सिबिलिटी या मैं लूँगा ऑथोरिटी, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी के पास सारी है। और मतलब अगर कुछ अच्छा होगा तो भी उसके लिए वही है, कुछ बुरा होगा तो उसके लिए भी वही है। नेक्स्ट, ए यूनिटरी गवर्नमेंट विल मेक प्रॉम्प्ट डिसीजन एंड टेक स्पीडी एक्शंस। सही बात है, उसे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमने लॉज वाले में देखा पीछे। तो वहाँ पर उसे किसी की मतलब लॉ कोई बनाना है तो उसमें कोई उसे एक्शन की उसकी ज़रूरत नहीं है, अपने किसी स्टेट्स की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से जब उसे कुछ किसी की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आसानी से डिसीजन ले सकता है और जल्दी डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट, ए यूनिटरी गवर्नमेंट इज़ लेस एक्सपेंसिव। इसमें लेस एक्सपेंसिव होता है, क्यों? अगर ज़्यादा कम मिनिस्टर्स होंगे तो उनको सैलरीज भी बचेगी, है ना। तो इस तरीके से यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पैसा भी बचाया जा सकता है, लेस एक्सपेंसिव है। डैश, नेक्स्ट, अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर ईजी। वही पॉइंट दोबारा से जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि अमेंडमेंट जो है वो आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन में किया जा सकता है, क्योंकि किसी की हमें इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी जो लॉ पास कराने के लिए कुछ भी ज़रूरत पड़ती है उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम आसानी से अमेंडमेंट कर सकते हैं। डैश, देयर इज़ यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और ये सब भी मिलता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। नेक्स्ट, डीमेरिट्स ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर हम कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर बिग कंट्रीज। इसका अपोजिट हो गया, बिल्कुल स्मॉल कंट्रीज में सुटेबल है और बिग कंट्रीज में सुटेबल नहीं है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव टू टैकल सो मैनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स दैट लीड टू एडमिनिस्ट्रेशन डिले। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करना पड़ेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मतलब वो उसको ही सारी चीज़ें झेलनी है अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ भी होता है तो। ठीक है, वो अपनी दूसरी स्टेट से मदद नहीं ले सकता, या फिर एक जो हम कहते हैं ना, एक सलाह मशवरे से डिसीजन नहीं लिया जा सकता।
सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, सारी पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, तो रेस्पॉन्सिबल भी वही होगा अगर कुछ भी होता है तो। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट कंसंट्रेट ऑन लोकल प्रॉब्लम्स, लोकल इंटरेस्ट एंड इनिशिएटिव्स। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर सकती। ठीक है, जब एक एक मान ली एक पीएम है, ठीक है, तो वो पीएम को तो वो नेशनल लेवल पर ही देखेगा। ठीक है, वो स्टेट लेवल पर या फिर हम कहें लोकल एरियाज पर उन वहाँ तो नहीं देख सकता ना वहाँ की प्रॉब्लम्स क्या है, तो उसके लिए कोई लोकल लीडर होना चाहिए वहीं का जो उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सके, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ये भी एक डिसएडवांटेज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो लोकल प्रॉब्लम्स पर कंसंट्रेट नहीं कर पाती, नहीं देख पाती उन पावर उनको जो लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं, और उन्हें सॉल्व भी नहीं कर पाती। आज के हमने वीडियो में पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, उसके बाद हमने यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की डेफिनेशन देखी, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, फिर मेरिट्स और फिर डीमेरिट्स। आई होप आपके सब समझ में आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।